Hey everyone, welcome back on my channel Commerce Excel. Today we are going to do part 3 of Burden CPM as we have already done two parts of it. अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का Burden CPM का आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हो। तो अब हम इस वीडियो में पार्ट 3 में स्टार्ट करने वाले हैं CPM एंड कैलकुलेशन ऑफ द फ्लोट। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सी हमने अपने फर्स्ट पार्ट में कैसे नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए वो किया था। देन हमने सेकंड पार्ट में अपने डिफरेंट जो लेटेस्ट टाइम और दिस टाइम कैसे कैलकुलेशन की जाती है, हर एक एक्टिविटी को उनकी शेड्यूलिंग कैसे की जाती है, ये लर्न किया था। अब हम इस वीडियो में ये डिटरमाइन करने चाह रहे हैं कि कौन सा क्रिटिकल पाथ होता है, कैसे इसको डिटरमाइन किया जाए, कैसे हम डिटरमाइन करें कि प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन टाइम है वो कितना है टोटल, एंड फ्लोट कितने हैं, फ्लोट क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, अब मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब हम स्टार्ट करें अपनी वीडियो को। सी डिटरमिनेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ से क्या समझ आ रहा है? क्रिटिकल जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पाथ हो। तो जैसे हमने नेटवर्क में बनाया था, नेटवर्क में क्या है, हमने पूरे नेटवर्क के फॉर्म से बनाया था। तो वो क्या था, उसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट पाथ के थ्रू उनका जो पाथ है वो नेटवर्क का शो कर रहे थे, एक पाथ शो कर रहा था। तो उसमें से कौन सा क्रिटिकल पाथ है, किस तरह से डिटरमाइन की जाए, किस तरह से कैलकुलेट किया जाए, कंप्लीशन जो टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है प्रोजेक्ट का वो कैसे कैलकुलेट करें। तो सी हियर कुछ लाइंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं। Critical path method helps us to determine the minimum required time for completion of the whole project. In order to arrive at the duration of the project, we have to analyze the network and determine what is known as its critical path. क्रिटिकल पाथ मेथड हेल्प करता है किस चीज में, हमें मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम की मिनिमम कितना टाइम उसमें जो हमारा प्रोजेक्ट है होल प्रोजेक्ट उसमें कितना मिनिमम कंप्लीशन टाइम लग सकता है, ये डिटरमाइन करता है हमारा क्रिटिकल पाथ मेथड। और क्रिटिकल पाथ मेथड हम कैसे नेटवर्क एनालिसिस के थ्रू डिटरमाइन करते हैं। पाथ का मतलब क्या है यहाँ पे? तो अ पाथ इज अ सेट ऑफ continuous series of activities through the network that lead to form the initial node of the network to its terminal node. पाथ क्या होता है? एक पाथ नेटवर्क एनालिसिस में रिप्रेजेंट करता है जो कि एक अनइंटरप्टेड सीक्वेंस होती है एक्टिविटीज का फ्रॉम फर्स्ट नोड दैट इज इनिशियल नोड टू टर्मिनल नोड। ठीक है, इनिशियल नोड से टर्मिनल नोड जो एक अनइंटरप्टेड आपकी एक्टिविटीज जा रही होंगी वो एक पूरे पाथ को फॉर्म करता है। देन क्रिटिकल पाथ क्या होता है? क्रिटिकल पाथ द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क, जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होगा ना उस नेटवर्क में वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। द वन हैविंग द मैक्सिमम लेंथ, और लॉन्गेस्ट पाथ का मतलब क्या है? जिसमें सबसे ज्यादा टाइम लग रहा हो, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करे जो एक्टिविटीज उसमें। दिस पाथ determines the total time और duration of the project, और वही क्रिटिकल पाथ डिटरमाइन करती है कि टोटल इस प्रोजेक्ट में कितना टाइम रिक्वायर्ड है, कंप्लीशन टाइम। देन क्रिटिकल एक्टिविटीज क्या होती हैं? सो द एक्टिविटीज ऑन द क्रिटिकल पाथ आर नोन एज क्रिटिकल एक्टिविटीज. These activities are critical activities as because a delay in any of them will affect the other activities which are following to it. ठीक है, तो जो एक्टिविटीज उस क्रिटिकल पाथ पे मतलब जो लॉन्गेस्ट पाथ पे जो जो एक्टिविटीज लाई करेंगे उनको हम क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं। और इनको क्रिटिकल एक्टिविटीज हम इसलिए कहेंगे क्योंकि उनमें अगर डिले होगा तो बाकी जो एक्टिविटीज होंगी जो उसको फॉलो करेंगी वो उन पे अफेक्ट करेगा। इस वजह से क्रिटिकल है कि उनमें हम डिले नहीं कर सकते हैं, उनको अर्लीस्ट पॉसिबल वे में उनको कंप्लीट करना होता है। ओके, सो ये कुछ थियोरेटिकल पॉइंट था क्रिटिकल पाथ मेथड का। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो क्रिटिकल पाथ मेथड कैसे डिटरमाइन करें, इसके लिए एक एल्गोरिथम दे रखा है आपको कैसे फाइंड आउट करें क्रिटिकल पाथ के लिए। तो इसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक है हमारा नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में आपका है इफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एट द हेड ऑफ द एरो, ओके, और if earliest start time is equal to latest finish time at the tail of the arrow. ये दोनों क्या होना चाहिए? नेसेसरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए क्रिटिकल पाथ के डिटरमिनेशन के लिए। और जब ये नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी तब आपको सफिशिएंट कंडीशन चेक करना है। सफिशिएंट कंडीशन ये कहता है
कि जो डिफरेंस होगा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एट द हेड ऑफ द एरो एंड द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एट द टेल ऑफ द एरो वो होना चाहिए ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी के इक्वल। ओके ये अभी हम प्रैक्टिकल से करेंगे, थियोरेटिकल पॉइंट से आप ये चीज को बस अभी ध्यान में रखो। नेसेसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर नेसेसरी कंडीशन फुलफिल हो तो सफिशिएंट कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो सफिशिएंट कंडीशन कहती है द डिफरेंस बिटवीन द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एट द हेड ऑफ द एरो and the earliest start time at the tail of the arrow is equal to the duration of the activity, then the activity is critical and lies on the critical path। अगर उस एक्टिविटी का जो है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हेड पे और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम टेल पे, उन दोनों का डिफरेंस अगर ड्यूरेशन की उस एक्टिविटी के इक्वल आ जाएगा तो वो एक्टिविटी क्रिटिकल होगी और वो क्रिटिकल पाथ पे लाई करेगी। तो ये कंडीशंस है। तो स्टार्ट करते हैं, मैं एग्जाम्पल समझना कि कैसे क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन किया जाए। सी यहाँ पे मैंने वही एग्जाम्पल लिया है जो हमने अपनी सेकंड पार्ट में किया था पर्ट एंड सीपीएम के। जैसे आपको पता ही है सेकंड पार्ट में हमने लर्न कर लिया था कि कैसे इसकी ये डायग्राम फॉर्म हुई थी, नेटवर्क डायग्राम। तो अब हम इस वीडियो में क्रिटिकल पाथ पे फोकस कर रहे हैं। सो हियर इज इट, मैंने यहाँ पे टेबल में इसकी पाथ मेंशन किए हैं, कौन कौन से पाथ है इसमें। पाथ क्या होता है, एक अनइंटरप्टेड क्या है पूरा इनिशियल नोड से टर्मिनल नोड तक की एक्टिविटीज होती हैं। सो यहाँ पे कितने पाथ हैं, देखो कितने अनइंटरप्टेड है आपकी एक्टिविटीज। ये है आपका 1 to 2, देन 2 to 5, 5 to 7 एंड 7 to 8। याद रखना पूरा हमारा इनिशियल से टर्मिनल पे ही फिनिश होनी चाहिए, ऐसे ही हमें पाथ को फाइंड आउट करने हैं। सो ये हमारा फर्स्ट पाथ हो गया। और तो ये क्या नाम है इसका, ADINK। तो इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी ए एक्टिविटी के लिए 2 days, डी एक्टिविटी 3 days एंड आई एक्टिविटी के लिए 2 days, के एक्टिविटी के लिए 6 days। तो टोटल होगी आपकी 13। एंड देन जो आपका सेकेंड पाथ है वो आएगा आपका ये रहा 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7 एंड 7 to 8। ये भी एक पाथ है आपका और इसका जो टोटल लेंथ है वो आपका। और इनमें कौन कौन सी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है पहले वो देखें। तो इसमें आपका ये BEINK ये एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, राइट। सो आपके जो बी को रिक्वायरमेंट 7 days की, ई की है 6 days की, आई की है 2 days एंड के की है 6 days। तो टोटल हो गया आपके 21 days। देन आपका जो थर्ड पाथ है वो कहाँ से फॉर्म होगा, वो है आपका 1 to 3, 3 to 7 एंड 7 to 8। और इसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व है आपके BGNK। सो टोटल कितना लेंथ होगी इसकी, 7 + 4 + 6 आपकी है 17। ठीक है। एक और पाथ कौन सा है आपका, ये है 1 to 3, 3 to 6, 6 to 8। और इसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व है आपकी BF एंड J। तो लेंथ कितना हो जाएगा, 7 + 10 + 5 = 22। एंड और कोई से रह गया, ये रहा आपका एक और पाथ 1 to 4, 4 to 6 एंड 6 to 8। और इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज, ये आपकी CH एंड J। टोटल लेंथ कितनी होगी, 8 + 6 + 5 = 19। ओके तो ये इस तरीके से हम पाथ देखते हैं कि कैसे पाथ कितने बन रहे हैं हमारे। तो पाथ समझ आ गया कि अनइंटरप्टेड होनी चाहिए पूरी एक्टिविटीज का सीक्वेंस हमारा पाथ कहलाता है। और पाथ स्टार्टिंग होगा बिल्कुल इनिशियल नोड से और एंड होना चाहिए हमारा बिल्कुल टर्मिनल नोड पे। और जो क्रिटिकल एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्रिटिकल पाथ वो पाथ होगा जिसमें सबसे लॉन्गेस्ट होगा। तो लॉन्गेस्ट कौन सा है आपका, देख सकते हो ये है आपका 22 आया है लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट। तो इसका मतलब 1 to 3, 3 to 6 एंड 6 to 8 ये आपकी क्या होगी, क्रिटिकल पाथ हो गया। ये आपका क्रिटिकल पाथ हो गया। और इस जो पाथ पे जो जो एक्टिविटीज लाई हो रही है ये आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज हो गई। तो यहाँ पे जैसे BF एंड J ये आपकी क्रिटिकल एक्टिविटीज हो गई। ठीक है। सो से ये तो बस एक वे था कैलकुलेशन का, बट एक्चुअली आपको ये कैसे कैलकुलेट करना होता है विद द हेल्प ऑफ द अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम के हेल्प से कैसे कैलकुलेट किया जाता है हमारे क्रिटिकल पाथ का, वो समझते हैं। होप सो वो क्लियर हो गया जो अभी हमने पीछे समझा। अब स्टार्ट करते हैं हम कि कैसे हम अर्लीस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश का यूज करके क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन करें, जो कि हमने अभी अपनी कंडीशंस में पढ़ा कि वो कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होंगी। सी मैंने अगेन यहाँ पे टेबल शो कर दी जो हमने अपने लास्ट वीडियो में यूज की थी, जो क्वेश्चन था हमारा।
तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेटेस्ट फिनिश एंड अर्लीस्ट स्टार्ट की कैलकुलेशन को। यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट फिनिश शो होगा वो पिंक कलर से शो करेगा एंड जो आपका अर्लीस्ट स्टार्ट होगा वो ग्रीन कलर बॉक्स में शो करेंगे। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि फर्स्ट इवेंट का जो अर्लीस्ट स्टार्ट है वो कितना हो सकता है। फर्स्ट इवेंट मतलब जो एक्टिविटी बिल्कुल अभी अभी की जा सकती है तो उसका अर्लीस्ट स्टार्ट कितना होगा, 0। तो जो मेरा फर्स्ट इवेंट है मतलब फर्स्ट नोड है उसके लिए मेरा अर्लीस्ट स्टार्ट हो गया 0। ठीक है, अभी आप सिर्फ ग्रीन कलर वाले बॉक्स पे फोकस करना। तो फिर जो फर्स्ट अगर मैं ए एक्टिविटी की बात करूँ तो वो इवेंट फर्स्ट से स्टार्ट होगा और सेकंड इवेंट में फिनिश होगा। तो सेकंड इवेंट के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट कितना हो जाएगा आपका 2, क्योंकि ए एक्टिविटी ने 2 डेज कंज्यूम कर लिया है। सो सेकंड इवेंट होगा 2 डेज के बाद, 2 हो जाएगा यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट। देन हमारा फर्स्ट इवेंट से थर्ड इवेंट में हमारी अर्लीस्ट स्टार्ट कितना हो जाएगा, ये भी ऐसे ही हो जाएगा। फर्स्ट इवेंट मतलब 0 पीरियड से स्टार्ट हुआ, थर्ड इवेंट पे पहुंचते पहुंचते 7 डेज का जो टाइम वो कंज्यूम कर लेगा बी एक्टिविटी। तो अर्लीस्ट स्टार्ट थर्ड इवेंट के लिए 7 हो जाएगा। फिर आपका फर्स्ट इवेंट से स्टार्ट हो गया फोर्थ इवेंट तक आते आते फोर्थ इवेंट के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट 8 डेज होगा, क्योंकि 8 डेज सी एक्टिविटी ने कंज्यूम कर लिया है। फिर हम बात करते हैं हमारी सिक्स्थ वाले इवेंट की। तो सिक्स्थ वाले इवेंट के लिए हमारा कितना होगा आप बताओ मुझे। अर्लीस्ट स्टार्ट कैसे कैलकुलेट किया था, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था। तो अर्लीस्ट स्टार्ट हम लेते हैं मैक्सिमम लेते हैं, जितनी एक्टिविटीज वहाँ पे मर्ज होती हैं उनमें से हम मैक्सिमम का लेते हैं। सो जो मैं सिक्स्थ की बात करूँ यहाँ पे 2 एक्टिविटीज आके ज्वाइन कर रही हैं। कौन कौन सी, ये है एफ एंड एच। तो जो ये 6 एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट होगा कितना होगा। अब देखो यहाँ पे ये जो थर्ड इवेंट से 6th इवेंट तक आ रहे हैं तब हमारा टोटल जो टाइम है वो हो रहा है 7 + 10 17। और अगर मैं फोर्थ इवेंट से 6th इवेंट पे आ रही हूँ तो मेरा टोटल अर्लीस्ट टाइम होगा 8 + 6 14। सो 17 और 14 में हाई से 17, तो मेरा अर्लीस्ट स्टार्ट 6th इवेंट के लिए हो जाएगा 17। देन फिफ्थ इवेंट पे अगर हम आते हैं तो फिफ्थ इवेंट में भी 2 एक्टिविटीज यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ पे आके मिल रही है, तब फिफ्थ इवेंट स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे भी हम हाईएस्ट लेंगे। तो अगर मैं सेकेंड इवेंट से फिफ्थ इवेंट की बात करूँ तो अर्लीस्ट स्टार्ट होगा आपका 2 + 3 मतलब 5। और अगर मैं थर्ड इवेंट से फिफ्थ इवेंट की बात करूँ तो अर्लीस्ट स्टार्ट होगा आपका 7, जो कि यहाँ पे थर्ड इवेंट का अर्लीस्ट स्टार्ट है। एंड ये ई एक्टिविटी 6 डेज कंज्यूम कर रहा है टाइम। सो 7 + 6 13। सो 13 और 5 में हाईएस्ट है 13। सो अर्लीस्ट स्टार्ट फिफ्थ एक्टिविटी के लिए हो जाएगा 13। ठीक है, अब मैं बात करूं हमारी इवेंट 7 के लिए। इवेंट 7 के लिए बात करूं तो इवेंट 7 में हमारी यहाँ पे 2 एक्टिविटीज कौन कौन सी, ये है हमारा आई एक्टिविटी एंड जी एक्टिविटी। तो अगर मैं इवेंट 7 पे फिफ्थ एक्टिविटी से आऊं तो मेरा अर्लीस्ट स्टार्ट होगा 13 + 2 15। ठीक है, लेकिन अगर मैं थर्ड इवेंट से 7th इवेंट पे आऊं तब मेरा अर्लीस्ट स्टार्ट बन सकता है 7 + 4 11। सो 11 एंड 15 में हाईएस्ट है 15, तो इस वजह से हम हाईएस्ट कंसीडर करते हैं। और यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट 7th इवेंट के लिए आपका 15 हो गया। देन हम आगे हमारे फाइनल टर्मिनल वाले नोड पे, दैट इज 8th नोड। तो यहाँ पे आपका फिर से 2 एक्टिविटीज यहाँ पे आ रही हैं आपकी नेसेसरी हैं 8th इवेंट के लिए, वो है आपका के एंड जे। तो अगर मैं 7th इवेंट से 8th इवेंट पे जाऊं तो मेरा अर्लीस्ट स्टार्ट बनेगा 8th के लिए 15 + 6 21। और अगर मैं 6th इवेंट से 8th इवेंट पे जाऊं तो मेरा होगा 17 + 5 22। तो 22 एंड 21 में हाई से 22, इस वजह से हम ले लेंगे 22 हमारी मैक्सिमम वैल्यू, जो कि है अर्लीस्ट स्टार्ट एक्टिविटी इवेंट 8 के लिए। ओके, तो ये हो गया हमारे अर्लीस्ट स्टार्ट की कैलकुलेशन। अब लेटेस्ट फिनिश की कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम। लेटेस्ट फिनिश की कैलकुलेशन के लिए हम बैकवर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो अब हम कंसीडर करेंगे हमारे पिंक बॉक्स को। तो पिंक बॉक्स में हम स्टार्ट करेंगे, हमने क्या कहा था, लेटेस्ट फिनिश क्या हो जाएगा हाईएस्ट, उसके अकॉर्डिंगली हम ले लेंगे। तो 22 यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश आ गया। अब हम बैकवर्ड कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो आपका जो 7th एक्टिविटी है ये इसमें अर्लीस्ट लेटेस्ट फिनिश कितना आ जाएगा आपका 22 - 6 16। ठीक है,
और फिर अगर मैं यहाँ से 8th एक्टिविटी से 6th एक्टिविटी पे आऊँ तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा लेटेस्ट फिनिश 22 माइनस 5 17। ओके, एंड देन मैं 6th एक्टिविटी से 4th एक्टिविटी पे जाऊँ तो मेरा यहाँ पे कितना हो जाएगा 17 माइनस 6 11। आप देख सकते हो यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश 4th इवेंट के लिए। एंड मैं यहाँ से 7th इवेंट से 5th इवेंट पे जाऊँ बैकवर्ड कैलकुलेशन में, सो मेरा लेटेस्ट फिनिश टाइम होगा 5th इवेंट के लिए 16 माइनस 2 14। एंड देन 5th इवेंट से मैं 3rd इवेंट पे जाऊँ और 7th इवेंट से भी मैं 3rd इवेंट पे जा रही हूँ, 6th इवेंट से भी मैं 3rd इवेंट पे जा रही हूँ बैकवर्ड कैलकुलेशन में। तो बैकवर्ड कैलकुलेशन में लेटेस्ट फिनिश की कैलकुलेशन, लेटेस्ट टाइम्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम उसमें मिनिमम को कंसीडर करते हैं, राइट। सो कैसे कंसीडर करेंगे, सी यहाँ पे आपका 5th इवेंट पे है 14 लेटेस्ट फिनिश टाइम, सो 14 माइनस 6 कितना हुआ आपका 8 आया। और अगर मैं 7 से 3rd पे जाऊं सो ये है 16 माइनस 4 आपका कितना है 12। और 6 से 3rd पे जाऊं तो 17 माइनस 10 कितना है 7। सो इन सब में मिनिमम कितना है आपका, ये है आपका 7। तो हम क्या लेंगे 7 लेंगे हमारा लेटेस्ट फिनिश टाइम फॉर इवेंट 3। ओके, तो हमने यहाँ पे इवेंट 3 के लिए लेटेस्ट फिनिश टाइम ले लिया 7। और फिर हम इवेंट 5 से बैकवर्ड कैलकुलेशन पे आएंगे इवेंट 2 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 14 माइनस 3 11। एंड देन हम फाइनली आते हैं हमारे इवेंट ए पे। तो इवेंट ए में लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम, अगेन हम देखेंगे यहाँ बैकवर्ड में आ रही है आपकी, सेकंड से फर्स्ट में आ रहे हैं हम, थर्ड से भी फर्स्ट पे आ रहे हैं, फोर्थ से भी फर्स्ट पे आ रहे हैं बैकवर्ड कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे अगेन हम मिनिमम चूज करेंगे। सो 11 माइनस 2 9 आ रहा है, 7 माइनस 7 0 और 11 माइनस 8 3। सो 9 3 और 0 में मिनिमम क्या है 0। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इवेंट के लिए जो लेटेस्ट फिनिश है वो हो जाएगा 0। क्लियर। सो इन दिस वे हम लेटेस्ट फिनिश और अर्लीस्ट स्टार्ट की कैलकुलेशन करते हैं हर एक इवेंट्स के लिए। ऑल्दो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता दिया बट मैंने अगेन यहाँ पे रिपीट किया, होप सो क्लियर हो गया। अब हम इन इवेंट की कैलकुलेशन, जो हमने हर एक इवेंट की जो टाइम कैलकुलेट किया है अर्लीस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश का, इसको यूज करके कैसे क्रिटिकल एक्टिविटी फाइंड आउट करें। तो सी हियर आप देख सकते हो जो हमारा कंडीशन नेसेसरी कंडीशन उसे याद करो। नेसेसरी कंडीशन क्या कहता है आपको याद हो तो मैंने बताया था, नेसेसरी कंडीशन हमें कहता है, आप यहाँ पे देखो, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम एट द हेड ऑफ द एरो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम एट द टेल ऑफ द एरो भी इक्वल होना चाहिए, ये हमारा नेसेसरी कंडीशन है, ठीक है। सो सी हियर आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम हेड ऑफ द इवेंट का, अगर मैं फर्स्ट इवेंट की बात करूँ तो इक्वल है, दैट इज 0 0, ठीक है। एंड देन अगर मैं बात करूँ इवेंट 2 की तो क्या इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अर्लीस्ट फिनिश टाइम के इक्वल है, नहीं है। तो इसका मतलब हम इसे इस वाले पाथ को तो कंसिडर करेंगे ही नहीं, ठीक है। मतलब ये क्रिटिकल नहीं हुआ। जैसे हम बात करते हैं थर्ड इवेंट की तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अर्लीस्ट फिनिश टाइम की यहाँ पे इक्वल है, देखो 7 7 है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ 7th इवेंट की तो क्या है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अर्लीस्ट फिनिश टाइम की इक्वल है, नहीं है, तो हम इसे नहीं कंसीडर करेंगे। देन हम आते हैं 4th इवेंट पे, तो यहाँ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अर्लीस्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम की यहाँ पे भी इक्वल नहीं है, नहीं कंसिडर करेंगे। देन 6th इवेंट पे आते हैं तो यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के इक्वल है, दैट इज 17 17 है, इसे कंसीडर करेंगे। एंड देन हम आते हैं हमारे 8th इवेंट पे, तो 8th इवेंट पे भी आप देख सकते हो लेटेस्ट फिनिश टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के इक्वल है, ठीक है। तो ये तो हमारा नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुका है। नेसेसरी कंडीशन कैसे सेटिस्फाई हो चुका है, क्योंकि हमने देख लिया लेटेस्ट फिनिश टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के इक्वल है हेड और टेल इवेंट पे, दोनों पे। जैसे अब मैं फर्स्ट से थर्ड की बात करूँ तो फर्स्ट हो जाएगा हेड इवेंट एंड थर्ड हो जाएगा टेल इवेंट। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट इवेंट में जो आपका बिगनिंग का इवेंट है हेड इवेंट, यहाँ पे भी लेटेस्ट फिनिश टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के इक्वल है, एंड आपके टेल इवेंट पे भी
लेटेस्ट फिनिश टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के इक्वल है। सो आपका कौन सा पाथ है जो कि ऐसा बनाया है? ये आपका 1 to 3, 3 to 6 एंड 6 to 8, ये वाले पाथ में आपकी जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है ये अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के इक्वल है। इस वजह से ये क्या है, ये क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल पीछे वाले आंसर से हमारे मैच कर रहा है। 1 to 3, 3 to 6 एंड 6 to 8, ये हमारा क्रिटिकल पाथ हो गया। सो इन क्रिटिकल पाथ में हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी है? ये हमारी 1 to 3, 3 to 6 एंड 6 to 8। सो 1 to 3 से लेंथ ड्यूरेशन कितनी है? 7 डेज का, 3 to 6 का 10 डेज का एंड 6 to 8 एक्टिविटी का 5 डेज का लेंथ ड्यूरेशन है। सो टोटल आ गया आपकी 22 डेज। सो ये शो कर रहा है हमारा एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम, टोटल एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट जो कि 22 डेज। ये सेम है जो कि हमने अपने लास्ट अभी कैलकुलेट किया था, 22 डेज ही वहां पे भी हमारा आया था। इन दिस वे हम क्रिटिकल पाथ एंड क्रिटिकल एक्टिविटीज डिटरमाइन करते हैं प्रोजेक्ट की, ओके, बाय यूजिंग अर्लीस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ ईच इवेंट। अब हम बात करते हैं फ्लोट्स की। तो फ्लोट क्या होता है? फ्लोट शो द फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट फॉर द शेड्यूलिंग द नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोजेक्ट। For critical activity in a network, the earliest start and the latest finish times are the same. सी फ्लोट्स क्या है? फ्लोट्स हमें फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है कि जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी है उसमें कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कि कितना हम उसमें डिले कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल टाइम है प्रोजेक्ट का वो इफेक्ट ना हो। तो ऐसा हम फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, किसमें एग्जिस्ट नहीं करती? क्रिटिकल एक्टिविटीज में फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो क्रिटिकल एक्टिविटीज है वो ऐसी एक्टिविटीज जिनका जल्दी से जल्द जो उनका अर्लीस्ट टाइम है उस पर कंप्लीट होना उनका जरूरी है। अदरवाइज ये टोटल जो हमारा प्रोजेक्ट टाइम है उसी को इफेक्ट हो जाएगी। इस वजह से क्रिटिकल एक्टिविटी में कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। See here, since critical activities cannot be scheduled later than their early scheduled time without delaying the project duration, they do not exhibit any flexibility in scheduling. Therefore, the critical activities of a project have no float. कोई float नहीं होता critical activities में। वर्क और नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज ऑन दी अदर हैंड मे बी पोस्टपोन, लेकिन जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज होती है उनका वर्क कुछ टाइम पोस्टपोन किया जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। तो विदाउट अफेक्टिंग प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं उनका टाइम भी कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं, कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हैं। तो कितना उनमें फ्लोट एग्जिस्ट करता है ये अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फ्लोट मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। तो सी टाइप्स ऑफ फ्लोट क्या है? हमारे पास 4 तरीके के फ्लोट्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट फ्लोट जो कि है टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच द एक्टिविटी कैन बी डिलेड। ओके, इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच द एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट delaying the project completion date। सो टोटल फ्लोट वो टाइम है जिससे एक्टिविटी को डिले किया जा सकता है, लेकिन जो टोटल कंप्लीशन टाइम है प्रोजेक्ट का वो अफेक्ट नहीं होगा। इट इज द फ्री टाइम। ये बिल्कुल फ्री टाइम होता है जो कि एक एक्टिविटी से एसोसिएटेड होता है, जिसे हम यूज कर सकते हैं बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटी। सो टोटल फ्लोट की कैलकुलेशन के लिए आपको फॉर्मूला गिवन है जो कि है लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एंडिंग नोड माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड माइनस ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। ये है आपका टोटल फ्लोट का फॉर्मूला। इसे अब हम एग्जांपल से करेंगे। उससे पहले आप फ्री फ्लोट समझ लो। फ्री फ्लोट क्या होता है? इट इज दी दैट पार्ट ऑफ टोटल फ्लोट, ये टोटल फ्लोट का ही पार्ट होता है विच कैन बी यूज्ड विदाउट अफेक्टिंग द फ्लोट ऑफ सक्सीडिंग एक्टिविटीज। फ्री फ्लोट वो फ्लोट होता है टोटल फ्लोट का जो कि यूज किया जा सकता है विदाउट अफेक्टिंग उसकी सक्सीडिंग एक्टिविटीज को अफेक्ट किए बिना उस फ्लोट को यूज किया जा सकता है। सो फ्री फ्लोट का जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग नोड माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड माइनस ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी। सो अब हम इन दोनों की कैलकुलेशन पहले देखते हैं तब आगे बढ़ेंगे। तो सी ये इसी वाले क्वेश्चन का हम लेते हैं जो अभी हम कर रहे हैं अपने सेकंड वीडियो से ही। सो हमारा ये वाला डायग्राम है, ओके, नेटवर्क एंड जो डायग्राम है
इसका यूज करके हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल फ्लोट। तो आपकी ये एक्टिविटीज के नेम है A to K, एक्टिविटी नोट गिवन है, ड्यूरेशन गिवन है, टोटल फ्लोट कैलकुलेट करते हैं। सो टोटल फ्लोट क्या था आपका, टोटल फ्लोट है, फॉर्मूला ध्यान रखो, टोटल फ्लोट है आपका लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ एंडिंग नोड, याद रखो एंडिंग नोड, उस एक्टिविटी का जो एंडिंग नोड है उसका लेटेस्ट फिनिश लेना है और उसी एक्टिविटी का स्टार्टिंग नोड के अर्लीस्ट टाइम को लेना है और उसमें से फिर उस एक्टिविटी की ड्यूरेशन को लेस करना है, तो हमारे पास आएगा टोटल फ्लोट। ओके, सो अगर मैं ए एक्टिविटी की बात करूं तो ए एक्टिविटी के लिए जो एंडिंग नोट होगा वो होगा आपका सेकंड इवेंट। तो इस सेकंड इवेंट में जो आपका लेटेस्ट फिनिश है वो कितना है 11, ठीक है। और 11 से माइनस क्या करेंगे, ए एक्टिविटी के स्टार्टिंग नोड का अर्लीस्ट टाइम। सो अर्लीस्ट क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट स्टार्ट है आपका 0 यहाँ पे, सो 11 माइनस 0 और फिर क्या करना है उस एक्टिविटी के ड्यूरेशन को माइनस करना है। तो ए का जो ड्यूरेशन है वो कितना है 2 डेज का, सो 11 माइनस 0 माइनस 2 आपका टोटल फ्लोट आ गया ए एक्टिविटी के लिए 9। एंड द सेम वे हम बी एक्टिविटी के कैलकुलेट करें तो बी एक्टिविटी के लिए कितना हो जाएगा आपका, बी एक्टिविटी का जो एंडिंग नोड है वो हो जाएगा आपका 3। तो आपका यहाँ देख सकते हो जो 3 है उसका लेटेस्ट फिनिश है 7, ठीक है। और बी नोड, बी एक्टिविटी के लिए जो आपका स्टार्टिंग नोड है वो है 1 और यहाँ पे 1 के जो अर्लीस्ट स्टार्ट है वो है 0, तो 7 माइनस 0 और बी एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो है 7, सो 7 माइनस 0 माइनस 7 ये आपका आ गया टोटल फ्लोट 0। सो इन द सेम वे हमें क्या कैलकुलेट करना है, बाकी सारी एक्टिविटीज का टोटल फ्लोट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने बाकी सारी एक्टिविटीज का कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको शो किया है, आप ये खुद से एक बार कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएंगे मैच कर लेना, मैंने आपको बता दी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम बात करें फ्री फ्लोट की कैलकुलेशन के लिए, तो फ्री फ्लोट का फॉर्मूला ध्यान है ना क्या था, फ्री फ्लोट का फॉर्मूला था आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एंडिंग नोड, ठीक है। एंडिंग नोड का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लेना है एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड को माइनस कर देना है उसमें से और ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी, तो आपका आ जाएगा फ्री फ्लोट। तो फ्री फ्लोट को आप देख सकते हैं यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ एंडिंग नोड। अगर मैं ए एक्टिविटी की बात करूँ तो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट एंडिंग नोड का कितना हो जाएगा, ए एक्टिविटी के लिए जो एंडिंग नोड है वो आपका सेकंड है, तो सेकंड इवेंट का जो अर्लीस्ट स्टार्ट है वो कितना है 2 है, ठीक है। तो 2 में से माइनस करेंगे हम अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ स्टार्टिंग नोड, तो ए एक्टिविटी के लिए स्टार्टिंग नोड है आपका इनिशियल नोड 1 है और 1 का जो अर्लीस्ट स्टार्ट है वो है 0, सो 2 माइनस 0 और ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी मतलब ए एक्टिविटी की ड्यूरेशन है 2, सो 2 माइनस 0 माइनस 2 आपकी फ्री फ्लोट आ गया 0, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर मैं बी एक्टिविटी की बात करूँ तो बी एक्टिविटी के लिए एंडिंग नोट है 3, तो 3 जो इवेंट है उसका अर्लीस्ट स्टार्ट है आपका 7, ओके। सो 7 में से माइनस करेंगे बी एक्टिविटी के इनिशियल नोड का अर्लीस्ट स्टार्ट, सो ये है आपका 0, सो 7 माइनस 0 और माइनस करेंगे बी एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो कि 7, 7 माइनस 0 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो इन द सेम वे हम फ्री फ्लोट भी कैलकुलेट कर लेंगे हर एक एक्टिविटी के लिए। तो मैंने यहाँ पे फ्री फ्लोट भी आपको कैलकुलेट करके सारी एक्टिविटीज का दे दिया है, आप इसे अपने आप से कैलकुलेट करना और फिर चेक कर लेना। अब मुझे एक बात बताओ, ए फ्री फ्लोट और टोटल फ्लोट अगर कैलकुलेट करने के लिए आ जाए और उससे बोले कि इससे बताओ कि क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सी, तो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो ये बहुत इजी है, इसके लिए क्या करो कि आपका मैंने जैसे बताया क्रिटिकल एक्टिविटीज में कोई फ्लोट एग्जिबिट नहीं करता, मतलब कोई फ्लोट नहीं होता क्रिटिकल एक्टिविटी में, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती क्योंकि उनको उसके अर्लीस्ट पॉसिबल वे में कंप्लीट करना होता है, अदरवाइज वो टोटल जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है उसको अफेक्ट करेगा। तो कोई फ्लोट नहीं करता मतलब क्या है, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट 0 होंगे उस केस में। तो इसका मतलब जहां जहां जिस जिस एक्टिविटी के टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट 0 होंगे वो एक्टिविटीज हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जिनके टोटल फ्लोट भी 0 है एंड फ्री फ्लोट भी 0 है। सो सी
ये है हमारा एक्टिविटी बी। आप देख सकते हो टोटल फ्लोट यहाँ पे 0 एंड फ्री फ्लोट भी 0 है। देन हमारा है एक्टिविटी एफ। ठीक है, यहाँ पे आपका टोटल फ्लोट भी 0 है, फ्री फ्लोट भी 0 है। एंड देन हमारा है एक्टिविटी जे। टोटल फ्लोट 0 है, फ्री फ्लोट भी 0 है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर भी था, है ना। बी, एफ और जे, यही थी ना हमारी क्रिटिकल एक्टिविटी, पीछे हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो सेटिस्फाई हो गया ना हमारा ये। तो इस तरीके से जब टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट गिवन ना, तभी आप क्रिटिकल एक्टिविटीज कैलकुलेट कर सकते हो। और टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता ही दिया। अब बात करते हैं हमारी थर्ड फ्लोट की, जो कि इंटरफेयरिंग फ्लोट। इट इज दैट पार्ट ऑफ टोटल फ्लोट विच कॉजेज अ रिडक्शन इन द फ्लोट ऑफ सक्सेसिव एक्टिविटीज। इंटरफेयरिंग फ्लोट क्या है, नेम से समझ आ रहा है, ये इंटरफेयर करता है। रिडक्शन क्या करता है, ये फ्लोट तो होता है टोटल फ्लोट, लेकिन ये फ्लोट अराइज होता है सक्सेसिव एक्टिविटीज के फ्लोट को डिस्टर्ब करके, उसमें रिडक्शन करके। इट इंडिकेट्स द पोर्शन ऑफ द एक्टिविटी फ्लोट व्हिच कैन नॉट बी कंज्यूम्ड without affecting adversely the float of the subsequent activity or activities। ये फ्लोट वो फ्लोट शो करता है आपको जो कि कंज्यूम नहीं किया जा सकता जब तक कि हम जो उसकी सक्सीडिंग एक्टिविटीज है उनकी फ्लोट को अफेक्ट ना करे। तो सो इंटरफेयरिंग फ्लोट का फॉर्मूला है आपका टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। और टोटल फ्लोट आपको कैलकुलेट करना आ गया, फ्री फ्लोट भी कैलकुलेट करना आ गया, तो माइनस कर दोगे तो आपका इंटरफेयरिंग फ्लोट आ जाएगा। ठीक है, इंडिपेंडेंट फ्लोट की बात करें तो इट इज द अमाउंट ऑफ टाइम विच कैन बी यूज विदाउट अफेक्टिंग द हेड और द टेल इवेंट। सो इंडिपेंडेंट फ्लोट आपका वो फ्लोट होता है जो कि आप यूज कर सकते हो टाइम बिना इफेक्ट किए उसके हेड और टेल इवेंट्स को। सो इसका फॉर्मूला है आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। जो एक्टिविटी लेंगे उसके जो फॉलोइंग एक्टिविटी होगा उसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम तो लेना है, माइनस लेटेस्ट फिनिश टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटी। और जिस एक्टिविटी के लिए आप इंडिपेंडेंट फ्लोट करोगे कैलकुलेट करोगे उसकी प्रीसीडिंग एक्टिविटी का लेटेस्ट फिनिश टाइम कैलकुलेट करना है और लेना है। और उसमें से माइनस कर दोगे आप ड्यूरेशन ऑफ द प्रेजेंट एक्टिविटी। और जिस एक्टिविटी के लिए कैलकुलेट कर रहे हो उसका जो ड्यूरेशन है उसको माइनस कर दोगे, तो इस केस में आपका आ जाएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। एक बार हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट एक एक्टिविटी कैलकुलेट करके। सो ये आपका भी वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका इंडिपेंडेंट फ्लोट हम किसका कैलकुलेट करें, चलो हम करते हैं 2 और 5 का। ठीक है, 2 और 5 वाली एक्टिविटी का, दैट इज डी एक्टिविटी है यहाँ पे। सो इसका इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे कैलकुलेट करें, तो सी हियर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी। 2 5 की फॉलोइंग एक्टिविटी मतलब डी की फॉलोइंग एक्टिविटी है आपकी कौन सी, आई। सो आई क्या है हमारा 5 to 7 है। सो यहाँ आप देख सकते हो अर्लीस्ट स्टार्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी 2 5 के लिए कैलकुलेट कर ले तो फॉलोइंग क्या हो जाएगा 5 7। सो 5 7 का क्या लेना, हमें अर्लीस्ट स्टार्ट लेना है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 13। ठीक है, देन हमें क्या लेना है लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटी। 2 5 के लिए प्रीसीडिंग एक्टिविटी हो जाएगी आपकी 1 2, और इसका क्या लेना है हमें लेटेस्ट फिनिश टाइम लेना है। सो 1 2 का लेटेस्ट फिनिश टाइम कितना है आपका, वो है आपका 11। ठीक है, देन उस एक्टिविटी और ड्यूरेशन लेना है। हम कौन सी एक्टिविटी कंसीडर करें 2 से 5 तक की, दैट इज डी एक्टिविटी। तो डी एक्टिविटी का ड्यूरेशन आपका 3, तो हमने यहाँ पे 3 ले लिया। ओके, देन आप अब कैलकुलेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट फ्लोट का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी माइनस लेटेस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्टिविटी। सो 13 माइनस 11 माइनस 13 इज इक्वल टू -1। ये आ गई आपकी इंडिपेंडेंट फ्लोट। Since is it a negative, the independent float is taken to be equal to 0। तो हम इसे नेगेटिव ना लेके अगर नेगेटिव में आंसर आएगा तो हम इसे 0 के इक्विवेलेंट ट्रीट करते हैं। इस तरीके से हमारा इंडिपेंडेंट फ्लोट की कैलकुलेशन होती है। ओके, सो ये आपके 4 टाइप के फ्लोट थे जिनके हम कैलकुलेशन करते हैं। फ्लोट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है टाइम की नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए। ओके, जिसे मतलब जितना वो अमाउंट ऑफ टाइम इंडिकेट करता है फ्लोट जितना हम यूज कर सकते हैं प्रोजेक्ट को डिले करने में नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज के लिए। प्रोजेक्ट
इन द केस एक्टिविटीज को डिले करने के लिए। प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है वो तो टोटल रहेगी ही जब तक कि हम क्रिटिकल एक्टिविटीज को टच ना करें और क्रिटिकल एक्टिविटीज को डिले ना करें। होप्स आपको क्लियर हो गया हो। थैंक यू, बाय, टेक केयर।